नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकलेंस न्यूज बुलेटिन। मैं हूं संजू चुलकोटिया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अल्मोड़ा में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के तहत 23 से 25 मार्च तक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की भव्य श्रृंखला शुरू। बागेश्वर में होटल मालिक से रंगदारी वसूलने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मामले का किया खुलासा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चंपावत में खेल गतिविधियों को बढ़ावा, युवाओं के लिए नए प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक आदि बद्रीनाथ मंदिर का होगा कायाकल्प, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं। बागेश्वर में स्वास्थ्य सेवाओं पर मंडराया संकट, 1 अप्रैल से जिला अस्पताल होगा फिजिशियन विहीन। धामी सरकार में नई जिम्मेदारी, पंचायतों के विकास को गति देने की परीक्षा में मदन कौशिक। अशासकीय विद्यालयों में 4th क्लास कर्मचारियों की आउटसोर्स भर्ती की तैयारी, शिक्षा निदेशालय जल्द भेजेगा प्रस्ताव। नरेंद्र मोदी बने देश के पहले नेता जिन्होंने 8,931 दिन सरकार का सफल संचालन कर सिक्किम के पूर्व सीएम का रिकॉर्ड तोड़ा। एलपीजी सप्लाई पर सबसे अधिक असर, हॉर्मोज विवाद से आम नागरिकों और ऊर्जा बाजारों के लिए प्रभावित चुनौती। हॉर्मोज क्षेत्र और मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हुआ सतर्क। आईआरजीसी का कड़ा संदेश, ट्रंप के कदम पर क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव की संभावना। ईरान के हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, G7 और EU ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर जोर। भव्य 11 की जीत से भारत का नाम रोशन, नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में खिताब अपने नाम किया। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज में रोमांचक टक्कर, चौथे मैच की जीत से बराबरी। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के तहत अल्मोड़ा जिले में 23 से 25 मार्च तक विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी अंशुल सिंह के निर्देशन में सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हो सके। मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा द्वारा आयोजित निर्देशों के अनुसार जिला, विकासखंड और अन्य इकाइयों में भी कई गतिविधियां आयोजित होंगी। इन कार्यक्रमों के जरिए सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। बागेश्वर में कोतवाली पुलिस ने होटल मालिक से रंगदारी वसूलने के आरोपी गोपाल चंद्र वनवासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने होटल की इमारत को अवैध बताकर उसे गिरवाने की धमकी दी और पहले 40,000 रुपए वसूल लिए, साथ ही 2.5 लाख रुपए की और मांग कर रहा था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जबरन वसूली की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस अधिकारी अजय लाल शाह के अनुसार आरोपी को पकड़कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने और युवाओं को बेहतर अवसर देने के उद्देश्य से बास्केटबॉल और हॉकी के प्रशिक्षण कैंप शुरू किए जाएंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री के टनकपुर दौरे के दौरान आयोजित मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने इन खेलों के प्रशिक्षण कैंप शुरू करने की मांग रखी थी। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने खेल गतिविधियों के विस्तार और युवाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि ये प्रशिक्षण शिविर 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मार्च 2027 तक लगातार चलेंगे। अल्मोड़ा के सोमेश्वर क्षेत्र के कुवाली गांव स्थित पौराणिक श्री आदि बद्रीनाथ मंदिर का 90 लाख रुपए की लागत से संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यह कार्य मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मंदिर को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। आयोजन के तहत मंदिर परिसर में 4 दीवारी, टाइल्स, घाट और शौचालय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही अधूरी धर्मशाला का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस विकास कार्य से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है। बागेश्वर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर संकट गहराने वाला है। जिला अस्पताल में तैनात दोनों फिजिशियन का नोटिस पीरियड समाप्त होने वाला है और 1 अप्रैल से वे अपनी सेवाएं बंद कर देंगे।
बताया जा रहा है कि एक चिकित्सक ने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल कारणों से इस्तीफा दिया है, जबकि एनएचएम के तहत तैनात दूसरे फिजिशियन ने अपना अनुबंध नवीनीकरण नहीं कराया। ऐसे में जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी हो जाएगी। स्थिति यह है कि जिले में अन्य किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में फिजिशियन उपलब्ध नहीं है, जिससे 1 अप्रैल के बाद जिला अस्पताल रेफर सेंटर बन सकता है। मदन कौशिक के सामने पंचायती राज मंत्री बनने के बाद अब छोटी सरकार यानी पंचायतों को मजबूत बनाने की बड़ी चुनौती है। उन्हें पंचायतों को अधिक अधिकार दिलाकर विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ानी होगी। पहले त्रिवेंद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री रह चुके कौशिक को पुष्कर सिंह धामी सरकार में एक बार फिर पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में उनसे अपेक्षा की है कि वे ग्रामीण स्तर पर विकास को नई दिशा देंगे। हालांकि विभाग की जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली है जब पंचायतों में संसाधन और अधिकारों की कमी जैसी कई चुनौतियां मौजूद हैं। कम समय में इन समस्याओं का समाधान कर विकास को गति देना उनके लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होगा। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में 4th क्लास कर्मचारियों की भर्ती अब आउटसोर्स के माध्यम से करने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय इस संबंध में जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजेगा। इस प्रक्रिया के तहत निदेशालय ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से विद्यालयों में कार्यरत और रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा मांगा है, ताकि वास्तविक जरूरत का आकलन किया जा सके। बताया जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों में पहले से ही आउटसोर्स के माध्यम से 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब उसी तर्ज पर अशासकीय विद्यालयों में भी कर्मचारियों की तैनाती योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार सभी तथ्यों के परीक्षण के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिससे स्कूलों में आवश्यक स्टाफ की कमी दूर हो सके और व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के पहले नेता बन गए हैं जिन्होंने लंबे समय तक सरकार का संचालन किया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 8,931 दिन तक सरकार चलाकर यह रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिसका कार्यकाल 8,930 दिन का था। पीएम मोदी लगातार 4 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस रिकॉर्ड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। मोदी अब देश के ऐसे पीएम हैं जिसके पास सबसे अधिक मुख्यमंत्री का पूर्व अनुभव भी है। पीएल कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार हॉर्मुज प्रायद्वीप के आसपास जारी विवाद भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। संकट के सबसे बड़े असर के रूप में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संकट केवल कच्चे तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों पर इसका असर अधिक होगा। इनमें डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और जेट ईंधन शामिल है। हॉर्मुज में किसी भी बाधा के कारण रिफाइनरी बंद होने, बुनियादी ढांचे को नुकसान और लॉजिस्टिक चुनौतियों के चलते इन उत्पादों की आपूर्ति में लंबी अवधि तक कमी आ सकती है। ईरान ने इजराइल के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास स्थित 2 शहरों डिमोना और अराद पर मिसाइल हमला किया, जिसमें करीब 175 लोग घायल हुए। इसके अलावा ईरान ने राजधानी तेल अवीव पर भी मिसाइल दागी। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र में उड़ रहे अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराने का दावा भी किया। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो उसके बिजली संयंत्रों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने भी पलटवार में पड़ोसी देशों में अमेरिकी और इजरायली ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की चेतावनी जारी की है। इस बीच क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सतर्क हो गया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया तो हॉर्मुज समुद्री मार्गों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यह बयान ईरान की शक्तिशाली सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जारी किया। IRGC ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरानी ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया तो अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी वाली संसाधनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिक अड्डों वाले देशों के ऊर्जा संयंत्रों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संघर्षों को देखते हुए दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह
G7 और यूरोपीय संघ EU ने ईरान द्वारा खाड़ी देशों में नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। G7 और EU ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की गई और वैश्विक ऊर्जा समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का ऐलान किया। G7 के सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने ईरान और उसके छद्म समूहों को अन्यायपूर्ण बताया। नेपाल के बैतडी स्थित बुड्डा ग्राउंड में आयोजित नेपाल इंडो-मैत्री क्रिकेट चैंपियनशिप में पिथौरागढ़ की भव्य 11 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीत लिया। फाइनल मैच में भव्य 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 224 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल पंचकोटी युवा क्लब की टीम 17 ओवर में सिर्फ 160 रन ही बना सकी और मैच हार गई। इससे पहले सेमीफाइनल में भव्य 11 ने नेपाल की कैलपाल टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। चैंपियनशिप के संरक्षक ने टीम की शानदार जीत की सराहना की और खिलाड़ियों को बधाई दी। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों में T20 सीरीज के चौथे मैच में शानदार जीत दर्ज की और सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। चौथे T20 में दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 164 रन बनाकर न्यूजीलैंड को हराया। इस जीत के बाद 5वें और निर्णायक मैच से पहले दोनों टीमों के बीच सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई। इसी के साथ आज का बुलेटिन समाप्त होता है। आप देखते रहिए लोकलेंस न्यूज। नमस्कार।